हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर 1 के बारे में। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भाई एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, रदरफोर्ड मॉडल्स के बारे में, वेव थ्योरी को हम लोग देखेंगे और लास्ट में प्लांक क्वांटम थ्योरी आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये नोट्स के क्वेश्चन है, देखो मेरे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन अब चालू हो चुकी है, देखो, है ना। और नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर्स हमने पढ़ लिया है उनमें कुछ भी हमको खामी नहीं थी। तो हम वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहला चैप्टर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिए बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों का क्विकली रिवाइज करवाऊंगा 3 लेक्चर्स के अंदर, मेरा ये टारगेट रहेगा। सबसे पहली चीज, हम ये पढ़ा क्यों रहे हैं। देखो, तुम लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन जब तुम लोग हमसे इनरोल हो जाओगे हमारे बैचेस में, तो हो सकता है कि तुम थोड़ा सा लेट इनरोल हो। जब ये चैप्टर तुम्हारा हो चुका होगा तब तुम इनरोल हो। तो इन केस अगर तुम लेट इनरोल होते हो तो भी यहां से फायदा उठा सकते हो, और अगर आप लोग इनरोल नहीं भी हो रहे हो तो भी यहां से फायदा उठा सकते हो, क्योंकि बिल्कुल इसी लेवल का हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाने जा रहे हैं। डिफरेंस यही है कि तुम लोग अब तक पढ़ रहे थे ऑनलाइन वाले टीचर से, ऑनलाइन में इस वजह से सिलेक्शन में थोड़ी सी कमी रह गई है। और अब तुम लोग पढ़ोगे ऑफलाइन वाले टीचर से ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, है ना। तो चेंज ऑब्जर्व होगा आप लोगों को, सारी चीज आपको दी जाएगी। टॉपिक कौन कौन से मैं कवर करवाऊंगा आज के लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। टॉपिक होगा अपना एटॉमिक मॉडल्स में कवर करवाऊंगा, जिसमें हमारा प्लम पुडिंग मॉडल भी आएगा, रदरफोर्ड मॉडल भी आएगा। और उसके बाद हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल के अंदर कौन कौन से इनोवेटिव क्वेश्चंस बन सकते हैं जो अब तक आए हैं, या जो पूछे जा सकते हैं, या जो जेई लेवल पर होते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मैं यहां पर क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको नीट लेवल के भी करवाऊंगा और साथ में जेई मेंस लेवल के भी करवाऊंगा। क्योंकि जैसा कि हम सबने देखा है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई नीट हमेशा पेपर इजी देता है। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तब भी हम लोग यही ट्राई करते हैं कि जेई के क्वेश्चंस भी साथ में करवाते रहे, क्योंकि लेवल थोड़ा सा ऊंचा ही होना चाहिए। हम लोग तो यार हमेशा ज्यादा वजन उठाने का कोशिश करें ना दिमाग के ऊपर। पेपर इजी बन जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन टफ बनेगा तो अपना खेल होगा, क्या दिक्कत है। तो और साथ के साथ हम बात करेंगे वेव्स के ऊपर। लास्ट में आज के लेक्चर में हम प्लांक क्वांटम थ्योरी को कवर करते हुए चलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट किया जाए अपना आज का लेक्चर। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। अब देखिए, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वैसे तो बहुत इजी सी है, लेकिन इससे भी नीट 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैं बताता हूं आप लोगों को। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोल रही है कि मैटर जो है कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और ये छोटे छोटे से पार्टिकल जो है विच आर इनडिविजिबल। यानी कोई भी मैटर है, जैसे भाई हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर जो है बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल से बना है। और वो जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और ज्यादा में डिवाइड नहीं कर सकता, वो पार्टिकल मेरा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है ना। तो एटम भाई अपने पास आया ही इस वर्ड से है, एटोमियो वर्ड से। एटोमियो का मतलब यही होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अगली बात करें तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन प्रॉपर्टीज एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। का मतलब क्या हुआ, अरे वो सीधा सा मतलब है, तुम्हारे पास आयरन का टुकड़ा है, मान लो ये आयरन का टुकड़ा है ना। अब आयरन के टुकड़े के अंदर आयरन के बहुत सारे एटम होंगे होंगे आयरन के जितने भी एटम होंगे सभी रंग रूप आकार व्यवहार में कैसे होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। आयरन का एक एटम दूसरे एटम की तरह ही रिएक्शन शो करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो हम बोलेंगे कि आयरन के सभी एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर मैं आयरन को कंपेयर करूंगा मैंगनीज के एटम से, मान लो ये मैंगनीज का क्रिस्टल है और मैंगनीज के एटम से कंपेयर करूंगा, तो बेटा मैंगनीज का साइज अलग होता है, आयरन का साइज अलग होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन्स अलग है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स अलग है ना। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अलग है, तो इस वजह से हम बोलेंगे कि दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो अलग अलग एटम्स जो हैं, अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं, उनके एटम्स भी अलग अलग प्रॉपर्टीज के होंगे। अगला, एटम हैज मास एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में जब हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें केवल एटम्स ही रिएक्शन कर रहे होते हैं, पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन नहीं करते हैं, सबसे पहले एटम्स ही रिएक्शन करते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहां से लिख दिया कि भाई मेरे पास H2 गैस है, Cl2 गैस है, और मुझे ट्वाइस ऑफ HCl मिल रहा है, तो बच्चों एक्चुअल में यहां से हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम ही आपस में कंबाइन होंगे, है ना। एटॉमिक फॉर्म पर रिएक्शन होती है। अगला, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही एटम नया एटम बनाते हैं, ना ही कोई पुराना एटम खर्च कर रहे हैं। एटम जैसा का जैसा ही एक जगह से दूसरी जगह बस ट्रांसफर हो जाता है। ये डाल्टन अंकल ने बोला था। अब डाल्टन के जो भाई अपने पास, जब हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर डाल्टन के हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, और आप लोगों को प्रूफ के साथ में यहां पर लेकर आया हूं। ये केवल इसलिए लेकर आया हूं, सुन लेना यार, है ना। अब भाई
बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार कि सर आपने पढ़ाया तो था, पढ़ाया तो था, पढ़ाया तो था, लेकिन वैसा क्वेश्चन में आया ही नहीं। अरे यार तुमको बिल्कुल नापा तुला दे देंगे क्या क्वेश्चन में यार, है ना। अब तुम यहां से देखो क्लियरली कि ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ाया था कब कहां पर, ये उस स्टूडेंट के नोट्स के क्वेश्चन है जिसको मैंने पढ़ाया था 2017 में। कौन से साल में पढ़ाया था? 2017 में। ये क्वेश्चन मैं हर साल हर स्टूडेंट को करवाता हूं, मेरे नोट्स में है ये क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं उनके नोट्स में ये क्वेश्चन होता है। अब इस क्वेश्चन को देखो और तुम्हारे नीट 2025 में जो क्वेश्चन आया वो देखो। यार बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो नहीं होता है ना, लेकिन आप देखो सिमिलरिटी तो होती है। क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज नॉट प्रूव्ड बाय डाल्टन। डाल्टन ने कौन सा लॉ प्रूव नहीं किया? अरे यहां पर भी तो वही आया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यार क्वेश्चन वही होते हैं टीचर के नोट्स के, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे नोट्स का, पढ़ के जाना, नीट 2026 में तुमको जरूर फायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन के अंदर देखें, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या एवोगैड्रोस लॉ। बच्चों एवोगैड्रोस लॉ या गे-लुसैक्स लॉ ये कौन से लॉज होते हैं? गैस के लॉज होते हैं। हमारे डाल्टन अंकल कभी भी गैस के लॉज को एक्सप्लेन नहीं करते, वो केवल किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारा आंसर जो था, जो नीट के पेपर में था, ये जो भी स्टूडेंट का जिसका हमारे पास आया था, है ना, ये तो हमने सेंटर से मंगवाया था, तो उसने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मार्क किया हुआ है, तो ये नहीं होगा। इसका कौन सा होगा? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स को वो एक्सप्लेन नहीं करता है। चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट चर्चा करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? जो एटम के अंदर होते हैं। अरे सर अभी तो आपने कहा था एटम इज इनडिविजिबल। हाँ, तो मैं एटम के टुकड़े थोड़ी ना कर रहा हूं, एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब जैसे और पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। होने को तो और भी पार्टिकल्स होते हैं बेटा, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, पॉजिट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शॉर्ट में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन सर ने। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन जी ने। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने। जो अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, इसके डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट काम में आया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। दोनों में सेम तरह का एक्सपेरिमेंट था बच्चों, जिसमें हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब था और डिस्चार्ज ट्यूब में हमने एक जगह पर लिया था एनोड, एक जगह पर लिया था कैथोड। एनोड को कनेक्ट कर दिया था हमने पॉजिटिव साइड से और कैथोड को कनेक्ट कर दिया था हमने नेगेटिव साइड से। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। और बीच में हमने रखा था हाइड्रोजन गैस। बीच में क्या फिल कर रखा था? हाइड्रोजन गैस फिल कर रखा था लो प्रेशर पर। यहां पर हमारे पास क्या था? H2 गैस था एट लो प्रेशर कंडीशन। अब इसमें हमने हाई वोल्टेज दिया, हाई वोल्टेज देने की वजह से हाइड्रोजन गैस क्या हुई? आयोनाइज हुई। अब आयोनाइज होगी तो इसका H पॉजिटिव वाला पार्ट किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, है ना। और इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरफ आएगा, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है। ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? कैथोड से। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की रे को क्या नाम दिया गया? कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन की रे को क्या नाम दिया गया? कैथोड रे। अब देखो इस तरफ H प्लस जा रहा होगा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है, इसकी तरफ कौन जा रहा होगा? H प्लस। H प्लस का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। अरे भैया हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बचा भाई और बहनों? प्रोटॉन बचा ना। तो इस तरफ क्या जा रहा है? H प्लस जा रहा है ना। अब H प्लस जो प्रोटॉन जा रहा है वो इस तरफ जा रहा होगा, हमको क्या लग रहा होगा कि वो कहां से आ रहा है? H प्लस इस तरफ जा रहा है, हमको ऐसा लग रहा होगा कि यार वो एनोड की तरफ से आ रहा है। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा? एनोड रे नाम रखा। बेटा समझ जाना चाहिए कि कैथोड रे नाम क्यों रखा? क्योंकि वो कैथोड से आ रही थी? नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो कैथोड से आ रही थी। कल से क्वेश्चन बन गया कि कैथोड रे जनरेट्स फ्रॉम कैथोड। गलत बात है। कैथोड रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम कैथोड। सही बात है, ठीक है, ये अपना ध्यान होना चाहिए। ऐसे हम बोले कि भाई ये चार्ज है दोनों, एनोड रे कैथोड रे दोनों के ऊपर चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? दोनों की दोनों डिफ्लेक्ट होंगी। अब जब बात करेंगे न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन बेटा ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने पास डिस्कवर हुआ था। जब हमने बेरिलियम के ऊपर, ये बेरिलियम है देखो, ये इसका एटॉमिक मास है 9 और एटॉमिक नंबर है 4। बेरिलियम के ऊपर हमने क्या किया? हीलियम का अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया और हमने इसको एब्जॉर्ब करवाना चाहा कि भाई बेरिलियम 9 है, तू इस 4 को एब्जॉर्ब करेगा तो 9 और 4 कितना हो जाना चाहिए? 13 हो जाना चाहिए, 13 एटॉमिक मास। लेकिन जो कंपाउंड हमको मिल रहा था उसमें कार्बन था और कार्बन का एटॉमिक मास कितना था? 12।
तो मास का डिफेक्ट आ रहा था, देखो एटॉमिक मास 9, एटॉमिक मास 4, आना कितना चाहिए था 13, आया कितना 12, यानी एक ऐसा कोई पार्टिकल निकल गया जिसका एटॉमिक मास लगभग लगभग प्रोटॉन के बराबर था, ठीक है, जिसके एटॉमिक मास लगभग लगभग प्रोटॉन के बराबर था। ओके, यहां पर देखो ना, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर 6 मिला ना, 4 + 2 6, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम आ गए। जितने यहां पर प्रोटॉन्स हैं 4 + 2 प्रोटॉन 6 आ गए, लेकिन यहां पर हिसाब किताब किसका बिगड़ा है, न्यूट्रॉन का बिगड़ा है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसकी वजह से हुई, जेम्स चैडविक की वजह से, जिसमें उन्होंने क्या करवाया, बेरिलियम के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करवाया था अल्फा पार्टिकल का। अब क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा बच्चों, नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई आगे बात करते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, अब देखिए जो लोग ऑलरेडी नीट 2025 दे चुके हैं उनके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना इतनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक। साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए। ऐसे अगर हम बात करें तो भाई चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज 3 तरह से निकल सकता है। एक तो निकलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये ऐसा यूनिट होती है। एक कौन सा निकलता है चार्ज, कूलम में। और एक कौन सा होता है, रिलेटिव चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज का मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, रेशियो में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना चार्ज होगा भाई, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU में। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -4.8 इंटू 10⁻10। प्रोटॉन का कितना होगा, +4.8 इंटू 10⁻10। और न्यूट्रॉन का कितना होगा बेटा, 0। ऐसे ही जब हम बात करेंगे तो हमारे पास इसका कितना आएगा भाई, कुलम्ब में आएगा -1.6 10⁻19 प्लस, और ये 0। और रिलेटिवली जब हम देखेंगे तो ये -1, देखो इन दोनों का आपस में कैलकुलेट किया है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसका -1, इसका क्या आएगा +1, और ये आ जाएगा अपना 0। जब हम बात करेंगे इनके मास की, तो मास भी दो तरह से निकालते हो, एक तो एटॉमिक मास यूनिट में और दूसरा केजी में। अपना सबसे ज्यादा जो काम में आता है वो केजी वाला काम में आता है। देखो भाई आप यहां से निकालोगे जब एटॉमिक मास यूनिट में, तो 0.00054 अपना आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 1.007 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना आएगा भाई, 1.008। तो आपको दिख रहा है यहाँ 0.007 है, 0.008 है। अगर हम एक्चुअल डेटा देखें तो सबसे भारी पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रॉन है। सबसे भारी पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, आप देखो कितना कम है इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहां से दिखता है केजी में जब लिखोगे तो 9.1 इंटू 10⁻31, 1.673 इंटू 10⁻27, और ये 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले प्रोटॉन बहुत ज्यादा भारी है। तो मैं ये हमेशा लिखवाता हूं, ये डेटा काम में भी आता है कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास से अगर हमने 1837 टाइम्स बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन का मास, तब जाकर वो लगभग लगभग किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम्स ज्यादा कर दो तब जाकर वो प्रोटॉन के बराबर पहुंचेगा। इतना भारी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास यहां से ये बना है that which of the following statement is correct relative to the mass of moving electron। अगर मेरे पास बच्चों एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अपना सही होना चाहिए, वो ये पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट अपना सही होना चाहिए। तो देखिए ये तो इजी सी बात है, फिजिक्स के तरीके से ही बोल सकते हो। आप बोलते हो कि फिजिक्स में भाई कोई भी बॉडी है, जैसे मैं हूं, मैं अगर भाग रहा हूं, अभी मेरा वजन कुछ ना कुछ होगा, लेकिन भागते हुए मेरा वजन क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, है ना। तो अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटिव टू द मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या होना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि अपने पास आप लिख सकते हो यहां से दैट इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, रेस्ट मास अपॉन में √1 - v²/c², है ना। ये फॉर्मूला तो हालांकि हम जेई में लिखवाते हैं, अपने को काम का नहीं है। अभी बस हम ये देख सकते हैं कि अपने को नॉर्मली भी हम फील कर सकते हैं कि अपने पास वेलोसिटी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का मास भी बढ़ता जाएगा। मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया था, फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग पार्टिकल इज इक्वल्स टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल अपॉन में √1 - v²/c²।
अब आप देखो वेलोसिटी अगर बढ़ाओगे, वेलोसिटी अगर बढ़ाओगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होता जाएगा, कम। अगर ये पूरा का पूरा टर्म कम होता जाएगा तो डिनोमिनेटर अगर कम होता जाएगा तो न्यूमरेटर क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारा मास भी बढ़ता जाएगा मूविंग पार्टिकल का। ये हमारा ऑप्शन ए में प्रूफ हो रहा है बच्चों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन x प्लस 3 इज 10 देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन x प्लस 2 एंड x माइनस 2। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट में होमवर्क के लिए भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आज। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई मेरे पास x प्लस 3 कोई पार्टिकल है ना। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। अरे प्लस 3 होने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये न्यूट्रल होता, अगर मैं x प्लस 3 से x जाऊंगा तो बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहा हूं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहा हूं, है ना। तभी तो इसका प्लस 3 चार्ज हटेगा। और अगर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास 13। अब न्यूट्रल कंडीशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी देखो ये न्यूट्रल हो गया है ना, तो न्यूट्रल कंडीशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 13 हो गए। बोलो समझ में आ रहा है। तो अब मुझे यहां से क्लिक हो गया है कि ये जो एलिमेंट है x, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, है ना। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, अगर ये न्यूट्रल है तो। और ये ए, ये क्या होता है भाई अपना एटॉमिक मास, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर, न्यूक्लियॉन्स के बराबर। ठीक है, ये अपने पास हुआ। तो अब यहां से उन्होंने पूछा कि एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भाई हमने बता दिया एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है बेटा 13। और क्योंकि ये न्यूट्रॉन है, अभी न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 13। अब ऐसे ही अगर मैं x प्लस 2 में बात करता तो x प्लस 2 में प्रोटॉन्स तो अभी भी 13 ही रहेंगे। अरे प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं, वो तो चेंज नहीं हो सकते। प्रोटॉन्स अभी भी 13 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 13 माइनस 2 11। अभी तुम लोगों को इनिशियल जब पढ़ रहे हो ना तो ऐसा लग रहा होगा कि सर यार ये तो बहुत ही इजी चीज है, लेकिन बच्चों जब ये आगे भयानक क्वेश्चंस में कन्वर्ट होता है ना, तब यही चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हर एक क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करना है, ध्यान में अपने को क्या देना है ना। टीचर जब ऑफलाइन में पढ़ाता है और ऑनलाइन में पढ़ाता है, तो हमारे जैसा टीचर भाई भेदभाव नहीं कर पाता कि बच्चा ऑफलाइन का या ऑनलाइन के लिए। हमारे लिए दोनों बच्चे के साथ सेम सद्भावना होती है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, है ना। बच्चे की सद्भावना अलग होती है जब वो ऑफलाइन में होता है और ऑनलाइन में होता है। ऑफलाइन में होता है तो हम रोज उससे पूछते हैं क्या भाई होमवर्क किया नहीं किया, हम उसके सर पे बैठे रहते हैं, टेंशन देते रहते हैं उसको। लेकिन ऑनलाइन में क्या, बच्चा खुद राजा है, खुद देख रहा है, कर रहा है, कर लिया तो क्वेश्चन कर लिया, नहीं कर लिया तो भगवान ऊपर वाला देख रहा है, हम तो देख नहीं पाएंगे। तो बच्चों जब आप लोग घर पर देख रहे होंगे ना ये वीडियो, तो आप लोगों को सबसे पहली चीज यही ध्यान में देनी है कि आप बिल्कुल ऑफलाइन स्टूडेंट का एटीट्यूड लेकर बैठे हो क्लास में। आपको डर होना चाहिए कि यार टीचर नहीं तो भगवान ही मेरा टीचर है, वो देख रहा है मैंने ये क्वेश्चन किया या नहीं किया। जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन घर पे रिपीट करने हैं वापस से। उससे क्या होगा, उससे कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। तुमको क्वेश्चन आता है, तुमको नीट 2025 में भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन कैलकुलेशन की स्पीड की वजह से, जटिल कैलकुलेशन की वजह से तुम लोग हार गए। तो सारे क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक खुद सॉल्व करने हैं जो भी टीचर ने करवाए हैं। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11। और अगर मैं बात करता x माइनस 2 के लिए, तो x माइनस 2 में अरे भाई प्रोटॉन तो उतने रहने वाले हैं 13, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों इसमें, 13 में 2 और जोड़ दूंगा यानी कितने, 15। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है सबसे पहला जो मॉडल डिस्कवर हुआ था, वो था थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। अब हम लोग पुडिंग वुडिंग तो नहीं खाते यार, भारत के लोग हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अपना जैसे तरबूज होता है, तरबूज को ऊपर से काट दे तो जो बचा हुआ पार्ट है ना उसको अंदर से दिखा रहा हूं। तरबूज के जैसा मॉडल था, मतलब एक तरबूज जो होता है उस तरह का हम एटम मान ले। तरबूज को जब काटेंगे तो जो अंदर दिखेगा वैसा सा ये पार्ट है। इसमें लाल 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 वाला जो पार्ट है वो क्या है, सब जगह फैला हुआ है। और जो बीज होते हैं तरबूज के बीज, वो बीज क्या है बेटा, ये प्लस वाला साइन है, ये प्लस वाला साइन वो बीज है। तो क्या बोला जा रहा है भाई कि ये जो प्लस वाला साइन है ये क्या है भाई अपना, ये है अपना पॉजिटिव चार्ज। ये तो क्या है भाई प्लस वाला साइन, ये फैला हुआ है सब जगह, है ना। ये सब जगह क्या है, फैला हुआ है इस तरह से। और इस प्लस वाले साइन में बीच में हमारे पास क्या एम्बेडेड है, एम्बेडेड का मतलब जैसे बीज होता है ना, तरबूज के अंदर बीज होता है, तो वो बीज का काम कौन कर रहा है, ये नेगेटिव वाले चार्ज यानी कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप एक चीज समझो, इन्होंने क्या बोल दिया, जब आप तरबूज को देखते हो तो तरबूज के अंदर क्या आपको खाने वाला जो पार्ट है तरबूज का वो हिलता हुआ दिखता है क्या, नहीं दिखता। क्या बीज हिलते हुए दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। यानी ये सब क्या है, रुके हुए हैं।
सबसे पहली गलती इन्होंने यही किया कि इन्होंने मान लिया कि सारे के सारे पार्टिकल्स क्या है, स्टेशनरी पार्टिकल्स है ना। स्टेशनरी पार्टिकल्स माने कि यार ये सब रुके हुए हैं, नहीं भाई, ये पार्टिकल्स मूवमेंट करते रहते हैं, ये डीमेरिट भी बना था इनका। तो इन्होंने एक अच्छी चीज क्या बोली, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इलेक्ट्रॉन सब जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम, सब जगह बराबर है। ये बात बाद में गलत साबित हुई थी, इनका पता होना चाहिए ना कौन कौन सा पोस्टुलेट गलत साबित हुआ था। दूसरा, एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव, ये बात इनकी बाद में सही साबित हुई थी। अगला, मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एटम का जो मास है वो सब जगह बराबर है। अगर मैं इतना टुकड़ा तोड़ता और उसका वजन करता, और इतना टुकड़ा तोड़ता उसका वजन करता, कहीं से भी टुकड़ा तोड़ो उन सब का मास क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो ये बात भी क्या थी इनकी बाद में गलत साबित हुई थी। तो इस मॉडल ने हमको क्या सिखाया, इस मॉडल ने बस हमको ये सिखाया कि एटम ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है, बाकी सब गलतियां थी इसके अंदर। अब इन गलतियों को सही किया किसने, रदरफोर्ड मॉडल ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। इनका एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, चितरा जाना, फैल जाना। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या किया था बच्चों, ध्यान से सुनना। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया बेटा, एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का, ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, इससे अल्फा पार्टिकल गोलियों की तरह निकल रहे हैं, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल को यहां से हमने गुजारा एक लेड प्लेट से। लेड प्लेट से क्यों गुजारा, ताकि भाई अल्फा पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी सेट हो जाए, वो एक लाइन में जाकर टकराए। जब ये अल्फा पार्टिकल टकराएगा किसी फॉइल से, ये फॉइल हमने किसकी ली है, गोल्ड फॉइल है। गोल्ड की क्यों ली सर, किसी और मेटल के लिए लेते हैं बेटा, हम किसी और मेटल के ले सकते हैं, हमारा बस टारगेट ये होता है कि जिसका भी हम फॉइल ले रहे हैं ना, ये हैवी मेटल हो। क्या हो, हैवी मेटल हो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, अच्छा खासा एटॉमिक नंबर हो। क्यों, वो भी बता दूंगा। जब हमने पाया कि यार हम ये गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल जब टकरा रहा था, तो टकराने के बाद ये अलग 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 जगह क्या हो रहा था, स्कैटर हो रहा था, फैल रहा था। हमको कैसे पता लगा, क्या सर ये अल्फा पार्टिकल दिखता है, दिखता नहीं है। हमने क्या कर रखा था बेटा, ये एक ऐसी स्क्रीन लगा रखी थी इस तरह की, ये स्क्रीन पर हमने क्या कर रखा था, एक कोटिंग कर रखी थी ऐसे पार्टिकल की जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। यूजुअली ये पार्टिकल कौन सा होता है, जिंक सल्फाइड। तो स्क्रीन किसकी होगी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन की। काम क्या होता है स्क्रीन का, इससे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो रोशनी निकलती है, इल्यूमिनेशन निकलेगा। अब चार्ज पार्टिकल कौन है भाई, अल्फा पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल होता है बच्चों। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, हीलियम प्लस 2 आयन। तो ये यहां से गोल्ड फॉइल से निकलने की वजह से डिफ्लेक्ट होकर टकराया, यहां टकराया तो यहां लाइट जली, यहां टकराया तो यहां लाइट जली, यहां टकराया तो यहां लाइट जली, है ना। तो अलग अलग एंगल पे टकराता हुआ सा हमको दिख रहा था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो क्या थे बेटा, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो जिस डायरेक्शन में हमने गोली मारी थी ना उसी डायरेक्शन में निकल गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में हमने गोली मारी थी उसी डायरेक्शन में निकल गए। देखो ज्यादातर ये रहा, सीधा का सीधा निकल गया, ऐसा आया सीधा निकल गया, ये आया सीधा निकल गया। आप देखोगे मैक्सिमम लाइंस कैसी जा रही हैं, सीधी जा रही है ना, डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई है मैक्सिमम लाइंस, देख सकते हो। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, वो सीधे की सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, जो कि किसी एंगल पर क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स एट सम एंगल आर डिफ्लेक्टेड, आर डिफ्लेक्टेड, यानी थोड़े से वो डिफ्लेक्ट हुए। तो यानी ऐसा कब हुआ होगा, ऐसा जब हुआ होगा कि जैसे हमारे पास ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां पर हमारे पास कोई अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से निकला होगा। अब अल्फा पार्टिकल क्या है, खुद एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, कटायन है ना अल्फा पार्टिकल, तो ये क्या है, खुद पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है। तो अगर ये बहुत दूर से निकलेगा तो इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं मिलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव में। लेकिन अगर ये अल्फा पार्टिकल ज्यादा ही पास से निकल गया है ना, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा किसी एंगल से। मान लो ये वाला होता तो डिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये थीटा। लास्ट क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास वेरी फ्यू, देखो इसमें फ्यू, इसमें वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 1 आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 180 डिग्री पर क्या हो गया था, डिफ्लेक्ट हो गया था। इसको हम बास्केटबॉल की भाषा में क्या बोलते हैं, रिबाउंडेड। बास्केटबॉल अगर आप लोग खेलते होंगे ना, तो इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिबाउंडेड, यानी जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। वो अल्फा पार्टिकल क्योंकि कहां पर जाकर टकराया होगा बेटा, वो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट गया होगा न्यूक्लियस की तरफ, है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज। यहां से आपने गोली मारी, डिस्क्याओ, ये जैसे जैसे इसके पास जा रहा होगा, पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव, रिपल्शन से इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी।
जैसे इसकी स्पीड 0 हो गई इस वाले पॉइंट से, ये वापस क्या हो गया, इसी पाथ पर लौट गया, यानी 180 डिग्री का एंगल हो गया, है ना, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। तो अब हमने इससे क्या सीखा, क्या कंक्लूजन हमने निकाला? हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई साहब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे निकल रहे थे। इसका मतलब ज्यादातर एटम के अंदर जगह क्या होती है, खाली होती है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट एंड पॉजिटिवली चार्ज मास इज प्रेजेंट एट द सेंटर। भाई ज्यादातर हमारे पास क्या है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है, छोटी सी जगह में, छोटी सी जगह में तभी तो कम पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे, है ना, तभी तो कम पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे, छोटी सी जगह में तभी तो होगा भाई। ज्यादातर तो क्या हो रहे थे, सीधे निकल रहे थे, बोलो समझे, ज्यादातर सीधे निकल रहे थे, इसका मतलब ज्यादातर जगह क्या होगी एटम में, खाली। और एक बहुत छोटी सी जगह में क्या है भाई, अपना पॉजिटिवली चार्ज सराउंडेड है। ठीक है, समझ में आया। अगला, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के आसपास में चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, और सारा का सारा जो इस एटम का मास है वो इस पॉजिटिव चार्ज में है। अब ऐसा क्यों बोला, सुनो यार, जैसे मैं दौड़ के जा रहा हूं, ठीक है, और मैं दौड़ के जा रहा हूं और मैं किसी से टकराया, मेरे टकराने के बाद अगर वो बंदा गिर गया तो यानी मैं ताकतवर हूं ना। और अगर मैं दौड़ के गया और किसी से टकराने के बाद मैं धड़ाम से गिर गया, यानी वो बंदा ताकतवर था। मैं अल्फा पार्टिकल हूं, मैं दौड़ के जा रहा हूं, ठीक है, मैं दौड़ के जा रहा हूं किससे टकराने के लिए, गोल्ड के न्यूक्लियस से। मैंने हैवी न्यूक्लियस जान करके लिया था बच्चों, गोल्ड के न्यूक्लियस से टकराने जा रहा हूं। गोल्ड का हैवी न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक नंबर 79 होता है। 79 होने का मतलब 79 प्रोटॉन, 79 न्यूट्रॉन, 78 के आसपास न्यूट्रॉन है उसके पास, है ना। इतना ज्यादा हैवी बॉडी से मैं टकराने जा रहा हूं, नन्हा सा अल्फा पार्टिकल, टकराऊंगा गिर जाऊंगा, ऐसा है ना। तो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, रिबाउंड हुआ। रिबाउंड होने का मतलब अल्फा पार्टिकल से बहुत ज्यादा मास था जिस चीज से वो टकराया था। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास लगभग लगभग सारा मास क्या है, इसी पॉजिटिवली चीज में सराउंडेड है। ओके, तो ये यहां से मॉडल बना। अब क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल अपने पिछले इंस्टीट्यूट्स में जहां पर भी पढ़ा होगा, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपने कवर किए हो, नहीं किए हो। मैं तो सेफ साइड खेलता हूं यार, मुझे रात को नींद अच्छी आनी चाहिए कि भाई मैंने अपने स्टूडेंट को सारी जानकारी दी, सारी नींद दी, इसलिए मैं तो कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है यार, है ना। जब रात को जाकर सोता हूं ना, तो हमेशा ये मन में रहता है कि यार किसी स्टूडेंट को कुछ गलत नहीं पढ़ाया, किसी स्टूडेंट का भाई भविष्य के साथ मैंने भाई खिलवाड़ नहीं किया है, जितना वो डिजर्व करता है, जितना लेवल डिजर्व करता है वो पढ़ा है, और मस्त रहता हूँ गंगा मैया का नाम लेकर। चलो, तो क्वेश्चन फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों रेडियस ऑफ एटम के ऊपर। रदरफोर्ड मॉडल में हम मानते हैं कि एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है, और न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के बराबर है। आप अगर देखोगे तो बेटा ये इन दोनों में रिलेशन देखो, कौन बड़ा है। इन दोनों में आपको पता लग रहा है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है और एटम बहुत बड़ा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी हमको ऐसा बोल देते थे कि जैसे पूरे स्टेडियम में एक फुटबॉल का रेशियो होता है ना, कि पूरे स्टेडियम का साइज और एक फुटबॉल, ऐसे ही पूरे एटम के अंदर एक न्यूक्लियस का साइज होता है। इतना डिफरेंस हो जाता है साइज में। आप देखिए यहां से अगर आप निकालेंगे रेडियस ऑफ एटम अपॉन में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो बेटा ये कितना 10⁻⁻10, 10⁻⁻15, कितना आएगा बेटा 10⁵ टाइम्स बड़ा है एटम न्यूक्लियस से। 10⁵ का मतलब सोचो 1,00,000 गुना, 1,00,000 गुना बड़ा है एक एटम न्यूक्लियस से। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो मिलता है बेटा अलग अलग एक्सरसाइज में, वो मिलता है वॉल्यूम का रेशियो के ऊपर। मैंने तुमको रेडियस का रेशियो बताया, वॉल्यूम के रेशियो के ऊपर क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन क्या मिलेगा, देखो तुम्हारी नजरों के सामने है। क्वेश्चन मिलेगा भाई अपने को दैट कैलकुलेट रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों हम वॉल्यूम एटम और न्यूक्लियस का तब पता करेंगे ना जब हमको पता हो कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। हम एटम को भी क्या मानते हैं, स्फेरिकल, और न्यूक्लियस को भी क्या मानते हैं, स्फेरिकल। ठीक है, तो एटम भी स्फेरिकल, न्यूक्लियस भी स्फेरिकल, इस वजह से ये क्या जाएगा भाई अपना 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ रेडियस किसका रखूंगा भाई, एटम का। और यहाँ पर क्या जाएगा अपना, यहाँ पर भी 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर रेडियस किसका जाएगा, न्यूक्लियस का क्यूब। तो ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया। रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो आएगा होल में क्या हो जाना है भाई, क्यूब।
और रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये कितना है 10⁵ तो ये कितना हो जाएगा 10⁵ का क्यूब यानी 10⁵15 तो 10⁵15 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा होगा एक न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एक एटम का वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन बनता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर। किसी भी एटम का न्यूक्लियस का रेडियस अगर हमको निकालना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, तो बेटा इसमें हम क्या मानते हैं कि रदरफोर्ड जो मॉडल है उसका एक फॉर्मूला है कि भाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर होता है आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। आर नॉट क्या है भाई, एक रेंज है। आर नॉट कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, एक रेंज होती है अपने पास, जिसका अपने पास आंसर क्या होता है आर नॉट का 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, है ना। ये 1.1 से 1.4 के बीच में होता है। अगर हमको आर नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम क्या मानते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और ए क्या है अपना एटॉमिक मास। अब जैसे क्वेश्चन बनता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, यार ऐसे कैसे कैलकुलेट कर दें, तो हम इस फॉर्मूले को लगाकर बात करेंगे। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम इज इक्वल्स टू आर नॉट। आर नॉट कितना है 1.2 10⁻⁻15 इंटू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ए का मतलब एटॉमिक मास 27 का क्यूब रूट, 1/3 का मतलब कितना होता है बच्चों क्यूब रूट। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है ना, तो कितना आ जाएगा क्यूब रूट 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻15 कितना आ जाएगा भाई ये अपना 3.6 इंटू 10⁻⁻15 और 10⁻⁻15 को हटा दोगे तो ये फर्मी मीटर होता है। अगर हम बात करें यहां से तो अपने पास 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है 10⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻9 मीटर होता है बच्चों। ऐसे मैंने बोला 1 पिकोमीटर है ना, 1 फर्मी मीटर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पता होनी चाहिए। 10⁻15 मीटर, 10⁻12 मीटर, तो ये पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत काम में आते हैं इस चैप्टर में। ऐसे अगर कहीं लगा हुआ है मेगा, है ना, मेगा, मेगा वर्ड का मतलब कितना होता है 10⁻3 या 1000। जैसे अगर मैंने बोल दिया कहीं पर कि भाई मेरे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी हो जाएगी, 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अगर मैं बोलता किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, एमईवी का क्वेश्चन मिलता है, तो ये अपने को यूनिट कन्वर्जन है, आगे काम में आएंगे। जो सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है जो जेई में भी मैं हर बार करवाता हूं, आप लोगों को करवाना भी मेरी जिम्मेदारी है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यार आप लोगों ने क्या देखा था कि ये अपना इस वाले डायग्राम के ऊपर ध्यान देना केवल, भाई ये अपना अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल की हमने गोली मारी। अल्फा पार्टिकल क्या था, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, मान लेते हैं ये Q1 चार्ज था इसके ऊपर। ये गया 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 किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। अरे यार जिस स्पीड से तुमने मारा होगा धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, क्योंकि ये खुद पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, रिपल्शन होगा। तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही है बच्चों, और स्पीड कम होते होते हमने माना कि इस वाले पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। यहां पर जब आपने इसको बहुत फायर किया था, जब निकाला ही था, तब इसकी काइनेटिक स्पीड सबसे ज्यादा थी, यानी यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। और आते आते यहां से अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अरे भाई जैसे तुम बॉल को ड्रॉप करते हो ना, तो बॉल को ड्रॉप किया तुमने, तो यहां पर बॉल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। और जब बॉल जमीन से टकराने वाली होती है तो इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। पढ़ते हो ना फिजिक्स में, वैसा ही यहां पर है बेटा कि आपने इसको जब फेंका तब तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, और जब ये टकराने वाले के मिनिमम डिस्टेंस पर आया तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन से ये बोलूंगा कि पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv²। मास किसका लोगे, जो पार्टिकल जा रहा था, बॉल का मास, अल्फा पार्टिकल का मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है अपना k q1 q2 अपॉन r। k अपना कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। k q1 अपना क्या है, q1 है अपना अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है, हम बोलेंगे e चार्ज मान लो, 2e चार्ज मान लो, ठीक है। और q2 अपना क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है, Ze चार्ज है ना।
अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये क्या हो जाएगा अपना kZe²/r। मैं हीलियम के ऊपर कितना चार्ज मान रहा हूं, +2 मान रहा हूं, तो आप इसमें E की जगह 2E भी रख सकते हो। अभी मैं E चार्ज मान रहा हूं, तो kZe²/r। अब जैसे क्वेश्चन मेरा बना, कैलकुलेट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी मैंने जिस अल्फा पार्टिकल को गोली की तरह मारा था उसकी एनर्जी कितनी थी बेटा, जब गोली की तरह मारा था तो वो काइनेटिक एनर्जी थी। तो कितनी एनर्जी थी, 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV। अभी अभी समझाया आप लोगों को। 2.5 m का मतलब कितना, 10⁻3। EV का मतलब कितना, 1.6 इंटू 10⁻−19। ये सब किसमें हो गया बेटा, जूल में हो गया, है ना। टीचर को क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करवाने होते हैं, इसलिए वो टीचर क्या करता है भाई, अपने पास न्यूमेरिकल को सजा कर रख देता है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर पर जब वापस से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको पूरा सॉल्व करो, ठीक है। यू आर द स्टूडेंट, यू हैव टू बी लेबोरियस। तो अब देखो यहां से इतना अपने पास गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी पूरी किस में कन्वर्ट हो रही है, इसमें, kZ²/r में। तो अपने पास हम यहां से बोल सकते हैं कि अपने पास Q1 का मतलब किसके ऊपर चार्ज होगा, अल्फा पार्टिकल पर। अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज था बच्चों, 2E, +2 चार्ज होता है ना, 2E। और यहां पर इसके ऊपर कितना चार्ज है, ZE/r ही अपना क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है। वही तो हमसे वो पूछ रहा है कि भाई मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताओ। तो बेटा R को इधर ले जाऊंगा और ये क्या हो जाएगा, K2E ZE में क्या, ये पूरी एनर्जी आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। अब एक एक करके मैं चीजों को हटा रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं। K की जगह पर क्या पुट करूंगा, 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। 2E ZE है ना, तो 2 को तो 2 रहने देते हैं। Z किसका होगा बेटा, Z इस न्यूक्लियस का होगा। न्यूक्लियस किसका था, गोल्ड का, तो Z कितना हो गया, 79। और दोनों का E निकला, तो E का मतलब E², E का मतलब कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा बेटा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आएगा, किसमें, मीटर्स में आएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। हाँ, तो भाई ये इतनी सी बात है जो हम समझ रहे थे। अब देखो भाई, यहाँ आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। यूट्यूब के अपने खुद के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। देखो यूट्यूब पर जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ा रही है, तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जहां आप केवल पढ़ पाओगे। तो उसके लिए भाई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे हमको अपने सिलेक्शन के लिए। तो उस वजह से भाई 3 बैचेस हैं, ऑनलाइन बैचेस हमारे रहेंगे, जो कि ऐप के ऊपर चलेंगे। उद्गम 11th, तेजस 12th और पराक्रम। इन तीनों बैचेस के लिए भैया आपको बता दूं कि 26 तारीख से चालू होने वाले हैं ये, 26 मई टू 20 दिसंबर। यानी जो पहला 11th वाला बैच है ये हम 26 को स्टार्ट करेंगे और हमारा टारगेट है कि 20 दिसंबर तक खत्म कर देंगे। प्लानर हमारा रेडी है। 26 में से ये वाला स्टार्ट होगा 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और 20 नवंबर को ये वाला खत्म हो जाएगा। तो देखो भाई, इस वाले बैच में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। खास बात क्या है इसके अंदर कि भाई 12th के हिसाब से बोर्ड ओरिएंटेड क्लासेस भी आपकी यहाँ पर मिलेंगी। आपको ओरिएंटेशन भी मिलेगा कि किस तरह से बोर्ड में आपको कॉपी भरनी है, कैसे आंसर देना है, सारी बातें यहाँ पर होगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें लास्ट जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 26 मई से स्टार्ट होगा, और क्योंकि उनके सिलेबस में 11th भी होता है या 12th भी होता है, तो उनका थोड़ा टाइम लगेगा खत्म करने में, 20 जनवरी तक ये जाएगा, है ना। आप जनवरी मानकर चलेंगे, जनवरी एंडिंग तक ये हो जाएगा। तो अब इन सभी बैचेस के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर तुम लोग यूट्यूब पर देख रहे हो, ये भी लाइव लेक्चर्स है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर तुम्हारे कमेंट का इंटरफेस जो होगा बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऐप के ऊपर हो रहा है। यूट्यूब से ज्यादा फीचर्स हम लोगों ने अपनी ऐप के ऊपर रखे हुए हैं, और डिजिटल ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला डीपीपी और मटेरियल्स जो है और मेंटरशिप टेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि भाई डीपीपी मिलेगी तुमको, मटेरियल मिलेगा सॉल्व करने के लिए, रेगुलर डाउट क्लासेस लगेंगी। आप लोगों के नीट 2025 से पहले भी मेंटरशिप क्लासेस हम लोगों ने लगाई थी और स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिला है उससे। सुबह भी लगती थी और रात को भी लगती थी। और मेंटरशिप क्लासेस की खास बात यह है कि आप 1 to 1 उसमें डाउट पूछ पा रहे थे, कैमरा ऑन करके बच्चे अपने खुद की बात कर पा रहे थे कि सर मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने सोचा। तो मेंटरशिप क्लासेस जो है गोल्ड है, यूं मानकर चलो, ये सोना है, इसको भाई बहुत इंपॉर्टेंस लेना। तो टेस्ट तो है ही सही, अपने टेस्ट ऐप के ऊपर होंगे, बिल्कुल नीट पैटर्न के टेस्ट होंगे। आगे बात करें तो जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा बच्चों, तो क्रैश कोर्स का भी यहाँ पर ऑप्शन है, क्रैश कोर्स आपको करवाया जाएगा। क्योंकि इतना सारा जो सिलेबस है ना यार,
ये एक बार में याद करना मुश्किल होता है, तो इसको बार बार रिवाइज करवाया जाता है टेस्ट के माध्यम से और क्रैश कोर्स के माध्यम से। ठीक है, और एट लास्ट जो है आपका ये नया फीचर हम लोग लेकर आ रहे हैं, फ्री एआई डाउट सॉल्वर। ये प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है, जिसमें आपके 90 to 95% डाउट्स यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी टीचर की जरूरत आपको रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर काम नहीं करेगा, टीचर आपके पास ज्यादा रहेगा। ये तो भाई जैसे बोलते हैं ना, सेकेंडरी ऑप्शन है, प्राइमरी ऑप्शन आपके एक्सपीरियंस फैकल्टीज है। ठीक है, तो ये बातें दिमाग में रखनी है। 26 मई से तीनों स्टार्ट हो रहे हैं। 11th के स्टूडेंट्स के लिए उद्गम है, 12th के लिए तेजस 12th है, और 12th पास के लिए पराक्रम है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखो, रदरफोर्ड ने बहुत प्यारा मॉडल दिया, लेकिन एक गलती कर दी कि इन्होंने उस टाइम पर जो डिस्कवरीज हो चुकी थी उन सारी थ्योरीज का सही से जवाब नहीं दिया। जैसे उस टाइम पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पता लग गया था। एटॉमिक, हर एक एटम का अलग अलग स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है, कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे ही बात करें तो सबसे फेमस थ्योरी जो थी वो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी। इसका कोई रीजन नहीं था। मैक्सवेल की सिंपल सी थ्योरी ये थी कि मानो कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल जब भी मोशन में होगा या एक्सेलरेशन में होगा, तो एक्सेलरेशन में जाते वक्त ये अपनी एनर्जी को क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा। ठीक है, मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं, मैं अपनी एनर्जी को क्या कर रहा हूं, एमिट करते हुए चल रहा हूं। अगर मैं अपनी एनर्जी को एमिट करते हुए चलूंगा तो मेरी एनर्जी तो कम हो गई ना। अगर मैं एनर्जी को एमिट करते हुए चल रहा हूं तो मेरी एनर्जी तो क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। वही यहां पर बोला जा रहा है कि भाई अ मूविंग चार्ज पार्टिकल लूजेस इट्स एनर्जी, और अगर एक न्यूक्लियस के आसपास में कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहा है, तो बेटा ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी क्या कर रहा है भाई और बहनों, ये एमिट कर रहा है ना, एमिट कर रहा है बेटा। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। और इसकी एनर्जी अगर कम होती जाएगी तो बेटा धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचता जाएगा, है ना। और जैसे खींचता जाएगा तो इन दी एंड तो फिर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाना चाहिए। तो वही यहां पर था, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विल लूज एनर्जी एंड इट्स ऑर्बिट बिकम स्मॉलर एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन द न्यूक्लियस। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो कोई एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। मैं तो स्टेबल हूं, तुम भी स्टेबल हो, हमारे एटम स्टेबल है, यानी ऐसा कुछ है जो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को गवर्न करता है कि यार इलेक्ट्रॉन लगातार घूमे जा रहा है। क्यों घूमे जा रहा है यार, ऐसी कौन सी मोहब्बत हो गई इसको न्यूक्लियस से, ना पास आता है ना दूर जाता है। कोई तो कारण होगा स्टेबिलिटी का। वो स्टेबिलिटी का कारण ये नहीं बता पाए क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी बिल्कुल सही थी कि एनर्जी तो निकालेगा, एनर्जी निकालने के बाद भी ये पास आ रहा है दूर आ रहा है, क्यों ऐसा, कोई रीजन नहीं। इस वजह से हमको मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को राम राम बोलना पड़ा और हम आ गए नई थ्योरी की तरफ, यानी बोहर्स मॉडल की तरफ। अब बोहर्स मॉडल पर जाने से पहले ये पूरा चैप्टर कहानी है, यहां तक की कहानी समझ में आई होगी, आई होप बहुत बढ़िया से आई होगी, है ना। अब बात करते हैं भाई अपने बोहर्स मॉडल के ऊपर। तो बोहर्स मॉडल पर जब हम चले तो डायरेक्ट नहीं चले, बीच में कुछ थ्योरीज आई। उन थ्योरीज को जब समाया गया अपने बोहर्स मॉडल के अंदर तो वो एक्सप्लेन कर रहा था बोहर्स मॉडल को। सबसे पहली थ्योरी क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या हम इसको बोलते हैं ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों वेव्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार चलो तुम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ो, तुम तो मुझे समझा दो यार वेव्स क्या होता है। तो वेव्स का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज अ प्रोपोगेटिंग मीडियम, इट इज अ प्रोपोगेटिंग मीडियम, प्रोपोगेटिंग मीडियम टू ट्रांसफर, टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ, हो ही रहा है इन दिनों, है ना। इंडिया से मिसाइल गई, पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ कराची के अंदर, है ना। तो जैसे बम ब्लास्ट हुआ, जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ वो उससे 20 किलोमीटर दूर तक आवाज गई, एनर्जी वहां तक गई, साउंड एनर्जी। तो यार जहां पर इंपैक्ट हुआ उससे बहुत दूर तक एनर्जी गई। यार ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ब्लास्ट होने के बाद 20 किलोमीटर दूर जाकर टुकड़ा गिरा होगा, नहीं। तो साउंड ने क्या किया, साउंड ने उस एनर्जी को उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर गया, साउंड वेव्स। तो वेव्स क्या कर रही हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ली जा रही है। ये वाला तो थोड़ा सा लीथल हो गया एग्जांपल। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आप लोग किसी पूल में बैठे हो, मैं बैठा हूं किसी पूल में, स्विमिंग पूल में बैठे हैं हम लोग यहां पर पांव डालकर, ठीक है, हाथ भी ले लेते हैं, पांव डालकर बैठे हुए हैं। और यहां पर हम इस पानी में क्या करें, छपाछप करें। जब पानी में छपाछप कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे बेटा, रिपल्स बना रहे होंगे, बना रहे होंगे। जब मैं रिपल्स यानी लहरें बना रहा होऊंगा तो इस वाले पॉइंट पर मेरे पास क्या हो रहा होगा, कोई भी एक पार्टिकल जो लगा हुआ है पानी की सरफेस के ऊपर, ये पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा होगा। यार मैंने खुद जाकर इस पार्टिकल को टच नहीं किया ना, मैंने नहीं किया,
फिर भी ये पार्टिकल को मैं अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर पाया, किसकी हेल्प से? वाटर वेव्स की हेल्प से। तो वेव्स एक्चुअल में क्या करती हैं? एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हेल्प करती हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूं, तो ये कौन सी वेव्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रही है? इजी एंड प्लेन एंड सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास वही होगा कि जब हम बात करेंगे ईएम वेव्स के बारे में, तो बेटा ईएम वेव की खास चीज क्या होती है? दैट इनके अंदर टू टाइप ऑफ वेव्स होती हैं, दो तरह की वेव्स होती है। एक तो क्या कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेव होती है। दूसरी कौन सी होती है? मैग्नेटिक फील्ड वेव होती है। और ये क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में। यानी मैं अगर इस तरफ हूं, मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हूं, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं, इस तरफ जा रहा हूं, तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जिस तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो भाई इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है भाई? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन में मेरा क्या जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ये समझिएगा, फील लीजिएगा। जैसे मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूं, है ना, ऊपर की तरफ क्या जा रहा है भाई? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ क्या जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। हुआ? तो ये इतना सा समझने वाली बात है कि अपने पास वेव जो है भाई, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और वेव जब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो बेटा इस डायरेक्शन में मूव करते हुए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लूंगा, तो वो कहां पर जा रहा है? वाई एक्सिस में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा होगा? इससे परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझे? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहां जा रहा है भाई? जेड एक्सिस में। ये जेड एक्सिस में जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कहां पर है? एक्स एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? जेड एक्सिस में। दोनों कहां आगे बढ़ रही है? एक्स एक्सिस में। तो तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं। अगली बात अपने पास क्या है? अगली बात है कि जो भी वेव होती है, उस वेव के कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं जो हमको याद होने चाहिए, उनके ऊपर ही क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे पहला फीचर क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रॉप। कोई भी जो वेव होती है बेटा, उसमें जो ऊपर वाली उछाल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और नीचे वाला हिस्से को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉप। तो अगर हम दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की बात करें, क्या ये दोनों हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम देखें, तो ये क्या कहलाता है बेटा? वेव का लेंथ, वेवलेंथ। ऐसे ही दो कंसेक्यूटिव ट्रॉ की बात करें, इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। ये दोनों वैल्यूज क्या होती है? सेम होती है। वेवलेंथ किस में हो सकता है भाई? मीटर में होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है, नैनोमीटर में होता है। यूनिट्स कन्वर्जन आपको बताया है मैंने। ऐसे ही बात करें फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी को हम समझे बेटा इस तरह से कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे भाई मैं यहां पर किसी एक पॉइंट पर खड़ा हूं, मैंने टाइमर नोट किया कि यार 5 सेकंड का टाइम लेता हूं, 5 सेकंड के अंदर यहां से कितने कॉकरोच निकल जाएंगे, उतने कॉकरोच की फ्रीक्वेंसी है ना। तो ऐसे ही मैं एक पॉइंट पर खड़ा हो गया और मैंने टाइमर ऑन कर दिया कि यार 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव निकल जाएंगी, वो क्या होगा? वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। एक वेव कैसी होती है भाई? एक वेव होती है हमारी इस तरह की कंप्लीट वेव। ये एक वेव होती है यहां से यहां तक की, ये एक वेव होती है। मान लो मैं इस वाले पॉइंट पर खड़ा हूं यहां पर, और मैंने पाया कि 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर ये एक वेव निकली और ये एक और वेव निकली। तो 1 सेकंड में दो वेव निकल गई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2। अगर 1 सेकंड के अंदर बेटा और ज्यादा वेव निकल जाती है, मान लो कि 1 सेकंड के अंदर ये ऐसा कुछ हो जाता है, तो अब आप देखो यहां से यहां एक वेव, यहां से यहां दूसरी वेव, यहां से यहां तीसरी वेव, यहां से यहां चौथी वेव, यहां से यहां पांचवी वेव। तो अगर 1 सेकंड में अगर आप पिंक वाले को देखोगे तो 5 वेव निकल गई है, और अगर 1 सेकंड में बड़ी वाले को देखोगे तो 2 वेव निकली है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? पिंक वाले की, उसकी 5 होगी फ्रीक्वेंसी, और बड़ी वाले की फ्रीक्वेंसी 2 होगी। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा करनी है भाई और बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करनी है तो वेवलेंथ कम कर दो। अब आप देखो ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बहुत कम होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। तो यहां पर ये वेवलेंथ है, यहां पर ये वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ छोटा है लेकिन ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 1 सेकंड में इतनी सारी वेव निकल गई, और यहां पर ये वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। तो बच्चा एक बिलीव क्रिएट हो गया ना, दैट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसे ही बात करें वेव नंबर के लिए, थोड़ा थोड़ा मिलता है फ्रीक्वेंसी से, लेकिन अंतर है बच्चों। वेव नंबर का मतलब क्या होता है? वहां पर मैं क्या बोल रहा था? एक फिक्स टाइम में। यहां मैंने क्या बोला था? यूनिट टाइम में। देखो यहां मैंने क्या लिखा था? यूनिट टाइम में। एक फिक्स टाइम में कितनी वेव निकल गई, वो फ्रीक्वेंसी है। एक फिक्स डिस्टेंस में कितनी वेव्स आ गई,
एक फिक्स डिस्टेंस में कितनी वेव्स आ गई, वो वेव नंबर है ना। तो जैसे अगर भाई मैं यहां से लूं कि मेरे पास ये पूरा 1 मीटर की पट्टी है, मान लो ये पूरा 2 मीटर की पट्टी है, ये जो इस लाइन की लेंथ है ये 2 मीटर है, और इस 2 मीटर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहां तक का जो पार्ट है वो 1 मीटर का है, और यहां तक का पार्ट 1 मीटर का है। तो बेटा आप देखो ना कि 1 मीटर में यहाँ कितनी वेव्स आ गई, यहां से यहां ये एक वेव, यहां से यहां ये दूसरी वेव, यहां से यहां ये तीसरी वेव। तो बेटा इसका वेव नंबर क्या हो जाएगा, इसका वेव नंबर हो जाएगा 3 यहां पर, है ना। और ऐसे ही बोलोगे यहां से यहां कितनी, एक वेव, यहां से यहां कितनी, 2 वेव। तो इसका वेव नंबर क्या हो जाएगा, इसका वेव नंबर हो जाएगा 2, हो जाएगा। अब आप देखो कि ये 1 मीटर के अंदर 2 वेव्स आ रही है, 1 मीटर के अंदर 2 वेव्स आ रही है। तो एक वेव की लेंथ क्या होगी यार, 1 मीटर में 2 वेव्स आ रही है भाई, तो एक वेव की लेंथ क्या होगी, एक वेव की लेंथ होगी 1/2 मीटर। अरे 1 मीटर के अंदर 2 वेव्स आ रही है ना, तो एक वेव की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/2 मीटर। 1 मीटर में अगर 2 रुमाल आ रहे हैं तो एक रुमाल कितना लंबा होगा, आधा मीटर का, हो गया। तो मुझे यहां से एक रिलेशन पता लगा कि यार वेव नंबर 2 है तो वेवलेंथ 1/2 है। मतलब बच्चों कि अगर मेरे पास वेव नंबर है तो वेवलेंथ जस्ट जस्ट उससे क्या होता है, उल्टा होता है, समझे। तो वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ नहीं बोलूंगा, वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला स्पीड, स्पीड क्या होता है अपना, स्पीड होता है यार कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मान लो वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो लेमडा, अपॉन वेव ने कितना टाइम लिया, वो हो गया टाइम पीरियड, जो अगला सॉल्व कर रहा हूं, 1 अपॉन टाइम। अब देखो यहां पर अपने पास यूनिट क्या आती है, फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है टाइम इनवर्स, कितने क्या होता है, टाइम इनवर्स। तो 1 अपॉन टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी। तो लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गया बेटा, स्पीड के बराबर हो गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। ये वैल्यू होती है अपनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, फिक्स है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसकी स्पीड क्या रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि यार एक वेव को निकलने में कितना टाइम लगा, एक वेव को निकलने में कितना टाइम लगा, वो उसका टाइम पीरियड है, बस। तो ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, इंटर रिलेटेड रहती है। अब आप देखें, हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अरे भाई जैसे हम लोग फेयर एंड लवली देखते हैं तो फेयर एंड लवली क्रीम के अंदर फेयरनेस इंडिकेटर वाली पट्टी आती है, जिसमें अलग अलग कलर होते हैं इंसान के, कोई काला बिल्कुल कलूटा, कोई हल्का सा गोरा, बिल्कुल बिल्कुल गोरा सोनपरी जैसी, है ना। जैसा तो कभी देखा नहीं है, जैसी ही देखा है मैंने। तो वहां पर हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट के अंदर यार गोरा तो लड़कियों को दिखाते हैं और काला लड़कियों को दिखाते हैं, पता नहीं क्यों इतना भेदभाव हम लड़कों के साथ होता है। तो यहां से अगर मैंने बोला कि वो फेयरनेस इंडिकेटर में क्या दिखा रहा है बेटा, लगातार कलर चेंज दिखा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फेयरनेस स्पेक्ट्रम। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इसी तरह से अरेंज कर दें किसी ऑर्डर में, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किस ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, मैं इनको अरेंज कर रहा हूं भाई, when all radiation is arranged in increasing order of wavelength। अगर वेवलेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर दें तो ये अपना क्या कहलाता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला मैंने अभी लिखा भी था, फॉर्मूला मेरा क्या था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इज इक्वल्स टू सी, या सी अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई फ्रीक्वेंसी अपना क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अपना हो जाएगा सी बाय लेमडा। यानी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, मोटी मोटी बात ही है, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। हम लोग इसको किस में अरेंज कर रहे हैं, वेवलेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में। आप लोग याद रख सकते हो बेटा, कॉस्मिक रेज, गामा रेज। गामा रेज किसको मिली थी, हल्क को मिली थी। अगर तुम लोगों ने मूवीज देखी हो तो जो ब्रूस बैनर है, उस ब्रूस बैनर ने कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया था, गामा रेज। तो गामा रेज का वेवलेंथ क्या होता है बेटा, कम होता है। वेवलेंथ कम है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसीलिए वो पेनिट्रेट करके अंदर तक चली जाती है ना। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उन वेव्स की एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी वजह से याद रखो, हल्क के पास एनर्जी ज्यादा है तो हल्क के पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हल्क के पास जो रेडिएशन था उसकी वेवलेंथ कम थी। और आगे चले, एक्सरेज। हम लोगों ने कभी ना कभी एक्सरे करवाया होगा, जो एक्सरे करने वाले भैया है वो कुछ तो खुद तो एक शील्ड के पीछे छुप जाते हैं और हमको एक्सरे के आगे छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सरे मेरे अंदर तक पेनिट्रेट करता है और मेरी बोन्स की एक इमेज बनाता है।
है ना, क्योंकि एक्सरे की भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। ऐसे ही जैसे हम आगे गए यूवी लाइट, अब जैसे धूप यहाँ पड़ रही है, ये ट्यूबलाइट जली हुई है ना, या अल्ट्रावायलेट रे आ रही है, तो बेटा वो मेरे ऊपर पड़ेगी तो सही, लेकिन मेरे आर पार नहीं जाएगी, यहाँ से आर पार जाना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी परछाई बन रही है, परछाई बन रही है, मेरी हड्डियों की परछाई बन रही है क्या, नहीं, मेरी बोन्स की परछाई नहीं बन रही है। अगर मेरी बोन्स की भी परछाई बन रही होती, यानी फिर वो पेनिट्रेट कर गई, ठीक है, जिस चीज को पेनिट्रेट नहीं कर पाती उसकी परछाई बना देता है रेडिएशन। तो यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है बेटा, रेडियो वेव का, जो हमारे मोबाइल में, मोबाइल से जब हम बात कर रहे हैं, है ना, मोबाइल से जब हम बात करें तो इसकी जो वेव्स आ रही होंगी ना, ये वेव्स हमारी कौन सी है, रेडियो वेव्स। हमको तो कुछ परवाह नहीं है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि फोन पे बात कर रहा हूं तो जो रेडियो वेव्स आ रही हैं उससे मैं जल गया, ये तो भाई तुम्हारा फोन ही ऐसा होगा जो फट गया और जल गया, बाकी इसमें वेव्स की कोई गलती नहीं है, ठीक है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। विबग्योर, इसके अंदर कलर आते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। याद इस तरह से रख सकते हो कि वायलेट का सिंबल और फ्रीक्वेंसी का सिंबल एक जैसा है, तो वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा और रेड का सिंबल और वेवलेंथ का सिंबल एक जैसा होता है। देखो, तो रेड का क्या ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो यहां पर वेवलेंथ कितना होता है, 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहाँ कितना होता है, 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस तरफ जब हम जा रहे हैं तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी का अपने पास एनर्जी ज्यादा होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जब बैंड होती है प्रिज्म में से, प्रिज्म में जो सबसे ज्यादा बैंड होती है वो कौन बैंड होती है बेटा, वायलेट, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, इस वजह से सबसे ज्यादा बैंड होती है। सबसे कम कौन बैंड होता है, रेड। आगे बात करें तो इसके बाद अब आया भाई अपना प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर टिका हुआ था। प्लांक अंकल के पहले हम क्या मानते थे कि जो हमारी लाइट है उसका केवल एक ही तरह का नेचर होता है। कौन सा नेचर, वेव नेचर। लाइट केवल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केवल वेव नेचर में होता है। प्लांक ने कुछ ऐसे इफेक्ट से भी हमको आइडेंटिफाई करवाया क्योंकि वेव नेचर से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। आप सोचो बेटा कि अगर, जैसे एग्जांपल ले हम यहां से, मैंने आपको क्या किया, एक हलवाई की दुकान पर ले गया और एक हलवाई ने एक प्लेट के अंदर क्या कर रखा था, बर्फी को जमा रखा था, है ना, बर्फी को जमा रखा था। अब बर्फी को अभी उसने काटा नहीं है, यहां पर पूरी बर्फी जमी हुई है, मान लो जाते ना हलवाई की दुकान पर, उसने बिल्कुल मावे की बर्फी बनाई और इसके अंदर जमा दिया, अभी जमा दिया है। तो पूरी की पूरी जो बर्फी का मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल सेम है। अब जब उस हलवाई को वो बर्फी बेचनी थी, वो मिठाई जब बेचनी थी, तो उसने क्या किया बेटा, इसको कट करना स्टार्ट किया। कट करना स्टार्ट करेगा ना, इस तरह से कट करता है और ऐसे कट करता है, फिर एक एक करके बेचेगा यार वो किलो के हिसाब से। बोलो समझे। अब ये एक बर्फी का टुकड़ा तुमने निकाला, बेटा आप सोचो कि अगर एक एक करके मैं ये सारे बर्फी के टुकड़े निकाल लूंगा तो उतना ही तो वजन आ जाएगा जितना वजन पहले था, आ जाएगा ना, उतना ही वजन आ जाएगा जितना वजन पहले था। यानी मैंने ये समझा कि अगर मैं इसको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रखता, जैसे अब वापस से बता रहा हूं, जब मैंने बेटा इन बर्फी को काटा नहीं था, जब ये पूरी की पूरी हलवाई ने क्या किया था, पूरा का पूरा जब जमाया था, तब अपने पास ये कैसी थी, कंटिन्यूअस फॉर्म में थी, यानी वेव फॉर्म में थी। और जब हमने इसको काट कर एक पीस निकाला तो ये किस में आ गई बेटा, पार्टिकल फॉर्म में आ गई। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर लाइट का इसी तरह से अपने को समझना है कि जब आपको एक पीस खाना है, कोई ऐसा इफेक्ट है जो कि एक पीस खाने से ही हो सकता है। अब एक पीस खिलाना है तो यार मैं यूं बोल रहा हूं, मैंने ये सोचा कि यार जो भी लोग आएंगे, जितने भी लोग शादी ब्याह में आएंगे, वो एक बंदा एक ही पीस खाएगा। तो बेटा ये तो जब ही हो सकता है ना जब आप इसके पीस करो। ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट था जिसमें एक एटम से एक ही पार्टिकल टकराना चाहिए, वो प्रूव कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें एक एटम से एक ही पार्टिकल टकराएगा। तो यार जब एक एक करना है तो यानी पार्टिकल फॉर्म में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वेव का वेव होता, मान लो ऐसे ही छोड़ देता मैं शादी के अंदर, तो कोई इंसान अगर निकालेगा तो बेटा वो इतना भी पार्ट निकाल सकता है, इतना सा भी निकाल सकता है, इतना सा भी निकाल सकता है। मैं चाहता हूं कि बराबर पार्ट निकले, ठीक है। तो ये वाला फंडा था अपना कि भाई लाइट को हम पहले क्या मानते थे, वेव नेचर मानते थे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव नेचर से समझा नहीं जा सकता। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब समझाऊंगा भी सही।
फिर प्लांक अंकल आए, इन्होंने बोला कि यार नहीं, कुछ ऐसा लाइट के एक दूसरा पार्टिकल भी होता है, दूसरा नेचर भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन क्या मतलब होता है इस कॉन्सेप्ट का, चीजों को गिनना। अगर मैं चीजों को काउंट कर पा रहा हूं तो वो क्या कहलाता है, अपना कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, जिसको मैं क्वांटिटी वाइज काउंट कर पाऊं। अरे वेव्स को कैसे काउंट करोगे, निकल गई यार वो तो, है ना। अगर ये वेव्स पार्टिकल की फॉर्म में होते तो मैं काउंट कर लेता। ओके, तो क्या बोला गया, द रेडिएंट एनर्जी, जो भी रेडिएशन है, या तो वो एब्जॉर्ब हो रहा होगा या एमिट हो रहा होगा किसी बॉडी से, है ना, किसी भी बॉडी से या तो रेडिएशन निकल रहा होगा या एब्जॉर्ब हो रहा होगा। और वो रेडिएशन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, एक पार्टिकल फिर एक पार्टिकल फिर एक पार्टिकल, तो बीच में ब्रेक होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। और ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमारे क्या कहलाते हैं, एनर्जी के पैकेट्स। इनको हम बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं, क्वांटा। और सारी चीजें बिल्कुल सेम थी बेटा जो वेव के लिए थी। यानी एक वेव की एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं, एक वेव की एनर्जी हमने कहा था कि एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अभी बोला था ना, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा एनर्जी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो, हल्क वाली बात करी थी ना मैंने अभी तुमसे, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है एच, और ये बन गया फॉर्मूला तुम्हारा एच न्यू। एच तुम्हारा क्या है बेटा, ये कहलाता है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है अपना। और एनर्जी अपनी किस में आती है भाई, जूल्स में आती है। ये क्या है भाई, अपना फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी बाय लेमडा। तो एक और फॉर्मूला बन गया, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। तो बेटा ये एक्चुअल में क्या है, ये एक वेव की या एक फोटोन की एनर्जी है। ये किसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी है। अच्छा, ये एक फोटोन की एनर्जी है। तो अगर भाई हमारे पास एक से ज्यादा फोटोन होते, तो अगर एक से ज्यादा फोटोन होते बेटा, तो हमारे पास एनर्जी हो जाती एन एच सी बाय लेमडा। ये एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाय लेमडा। अगर कुछ नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए हमारे पास, 4-5 फोटोन्स आ गए, 1 करोड़ फोटोन्स आ गए, तो वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या होगी भाई, टोटल एनर्जी आ जाएगी। समझ गया सर, समझ गया कि यानी एक फोटोन की एनर्जी क्या है, एच सी बाय लेमडा। और बहुत सारे फोटोन्स की एनर्जी क्या है, एन एच सी बाय लेमडा। अगर 5 फोटोन्स होते तो मैं यहाँ क्या लिखता, 5 एच सी बाय लेमडा लिखता। ठीक है बेटा, अब देखो कि मेरे पास ये 2 फोटोन्स हैं, इसका वेवलेंथ मान लेते हैं लेट से लैम्डा 1, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं लेट से फ्रीक्वेंसी 1। इसका वेवलेंथ मान लेते हैं लेट से लैम्डा 2, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं लेट से फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, अब जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं कि यार इसकी एनर्जी E1 और इसकी एनर्जी E2, बेटा हम दोनों की एनर्जीज को ऐड कर सकते हैं, एनर्जीज का क्वांटाइजेशन हो सकता है। एनर्जीज को मैं ऐड कर सकता हूँ, E1 प्लस E2 को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो मुझे फाइनल एनर्जी मिल जाएगी। लेट से E1 अपना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दोनों फोटॉन्स की एनर्जी को मैंने ऐड किया तो नेट एनर्जी आ जाएगी। ऐसे अगर एनर्जी को ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू, ये क्या हो जाएगा, एच न्यू 1, एच न्यू 2, और ये क्या हो जाएगा, एच न्यू फाइनल। एच एच कॉन्स्टेंट लेके कट कर दिया, तो यानी फ्रीक्वेंसी का भी क्वांटाइजेशन हो सकता है। सुन लो ब्यात, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, फिर रोओगे बाद में कि सर बताया नहीं। और मैं तो ऐसे ही शब्द काम में लूंगा बेटा, क्योंकि बताया सब जाता है, लेकिन फिर तुम लोग क्या होता है, तुम लोग जो है ऑनलाइन ऑनलाइन के भरोसे बैठे रहते हो, और लास्ट मोमेंट पर फिर वो वन शॉट के पीछे चल जाते हो। यार वन शॉट लेना पड़ता है हम टीचर्स को, क्योंकि तुम लोग पहले ध्यान ही नहीं देते, सारी बातें तुमको बताई जाती है डिटेल में। तो बेटा क्वांटाइजेशन किसका हो पा रहा है, एनर्जी का क्वांटाइजेशन पॉसिबल है, फ्रीक्वेंसी का क्वांटाइजेशन पॉसिबल है। अब ऐसे अगर एनर्जी का फॉर्मूला में वापस से ओपन करता तो क्या लिखता है इसको, एच सी बाय लेमडा 1, एच सी बाय लेमडा 2, और एच सी बाय लेमडा फाइनल। अगर मुझे क्वांटाइजेशन करना है वेवलेंथ का, तो एच सी से एच सी गया, तो क्या बचेगा भाई मेरे पास बचेगा 1/λ1 प्लस 1/λ2 इज इक्वल्स टू 1/λ फाइनल। तो बच्चों जब हम क्वांटाइजेशन करते हैं एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का, तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं जो भी फोटॉन्स हैं। लेकिन जब हम क्वांटाइजेशन करेंगे किसका, वेवलेंथ का, तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते, इसको 1/λ1 प्लस 1/λ2 करके ऐड करेंगे। ठीक है,
तो अब अपना लास्ट आ गया है लेक्चर का, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस घर के लिए भी दूंगा, कुछ क्वेश्चंस अगले लेक्चर में भी करवाऊंगा। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, लैम्डा अगर 200 आर्मस्ट्रांग है तो कैलकुलेट कीजिए फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी इन जूल्स एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों लैम्डा अगर अपने पास फॉर्मूला केवल प्रैक्टिस करना है, लैम्डा 200 आर्मस्ट्रांग है, 200 आर्मस्ट्रांग का मतलब कितना, 200 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो बेटा सबसे पहले मैं वेव नंबर कैलकुलेट करता हूं, क्यों, क्योंकि वेव नंबर अपना क्या होता है, वेव नंबर होता है 1/लैम्डा के बराबर। तो वेव नंबर कितना हो जाएगा, 1/200 इंटू 10⁻⁻10, घूमकर कहां जाएगा 10⁻⁻10 ऊपर 10⁻10, ये हो गया अपना वेव नंबर, है ना, यानी इतना अपने पास नंबर आ जाएगा। सेकंड ए, क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है लैम्डा के साथ, फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है घर पे सबको, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ किस में रखूंगा, मीटर में, 200 इंटू 10⁻⁻10, है ना, या 2 इंटू 10⁻⁻8, ऐसे कर सकता हूं ना। तो 3/2 को तो क्या लिख लिया तुमने, 1.5, और 10⁻8 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 10⁻16। ये क्या हो गया भाई, अपना फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी 1 सेकंड में इतनी सारी वेव्स निकल जाएंगी। अगर ये वेवलेंथ है तो 1 सेकंड में इतनी सारी वेव्स निकल जाएंगी। अगला क्या निकालना है भाई अपने को, सी, एनर्जी इन जूल्स। अगर जूल्स में एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एच सी बाय लैम्डा, और यहां पर लैम्डा किस में रखते हैं बच्चों हम, मीटर्स में। एच कितना होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी, सी कितना है 3 इंटू 10⁸8, अपॉन में वेवलेंथ कितना है 200 इंटू 10⁻⁻10। तो आंसर अपना किस में आएगा, जूल्स में आएगा। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर बार, मैं तो अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सबको बोलता हूं कि यार तुमको एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने की कोशिश करनी चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल चल जाओ, आसान होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी निकालना है तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 12400 अपॉन में लैम्डा, और लैम्डा हमेशा किस में रखना है, आर्मस्ट्रांग में। लैम्डा किस में रखना है, आर्मस्ट्रांग में। तो यही की यही वैल्यू मैं रख दूंगा, क्या रखूंगा, 12400 अपॉन में कितना 200, 0 से 0 गया, और ये कितना जाएगा भाई अपना 6, और ये कितना गया भाई, ये तो गया ना 124, 62 गया, कितना 62, तो 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना आंसर आ जाएगा। अब मान लो इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो आपको स्टार्टिंग में बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या करूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जूल्स में आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जब जाता हूं ना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होती है, इस तरह से जब जूल में जाता हूं तो कैलकुलेशन भयानक हो जाती है ना। तो कोशिश करें कि अगर हमको लैम्डा किसी में भी दिया हो, हम क्विकली इसको आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट करें, एनर्जी किस में निकाले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालकर बाद में उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं आज का, फिर बचे हुए सभी क्वेश्चन गृह कार्य में जाएंगे। आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उस चैनल के ऊपर अपने क्वेश्चंस, अपना पीडीएफ सब मिल जाएगा आप लोगों को, और वहां पर डिस्कस भी कर लेंगे हम लोग, अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर तुमको कोई जल्दी है, होता है ना कोई, सर ये वाला क्वेश्चन आ गया, एक ये क्वेश्चन मैंने देखा था सर वहां पर उस बुक में, जल्दी से सर हिंट दे दो, तो उस वाले चैनल में फिर आपको जाना पड़ेगा, है ना। तो भाई क्वेश्चन है, दो रेडिएशन है 2000 आर्मस्ट्रांग और 4000 आर्मस्ट्रांग का, कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है उनकी एनर्जी के बारे में। तो जैसे 2000 आर्मस्ट्रांग की अगर एनर्जी है तो क्या हो जाएगा भाई, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला है। अब देखो बेटा, जब भी कंपैरिजन आ रहा है, जब भी कंपैरिजन आ रहा है, जब भी कंपैरिजन आ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, रेशियो, और रेशियो में क्या होता है बेटा, कॉमन कॉमन चीजें कैंसल आउट हो जाती हैं, पहले कॉमन चीजें कैंसिल करो। तुम नीट स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है, एक एक वैल्यू पुट करते हो, पूरा आंसर निकालोगे, फिर लास्ट में जाओगे, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। आपको क्या डिफरेंट है दोनों के दोनों रेडिएशन में, वेवलेंथ डिफरेंट है। अरे एच और सी तो सेम है, तो आपने क्या सीखा कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, अर्थात पहले वाले फोटोन की एनर्जी इज इक्वल्स टू पहले वाले फोटोन का वेवलेंथ, दूसरे वाले फोटोन की एनर्जी तो दूसरे वाले फोटोन का वेवलेंथ। क्या रखेंगे, एनर्जी ऑफ वन अपॉन एनर्जी ऑफ टू इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ सेकंड, ऊपर रख दूंगा कौन सा 4000, अपॉन में वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट, नीचे क्या आ जाएगा 2000। बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा 2:1। जब भी कंपैरिजन का बोल रहा है तो वो रेशियो बोल रहा है, पहले फॉर्मूला लिखो, दोनों जगह पर जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो कौन सी चीज कैंसल आउट हो जाएगी उसको कैंसल आउट कर दो और रेशियो निकाल लो। बार बार ऐसा क्वेश्चन बनता है बच्चों नीट में। अगला
फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन इफ लैम्डा इज 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बच्चों एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, वो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग के हिसाब से आएगी। एक मोल के लिए मुझे लगाना पड़ेगा NHE/लैम्डा, है ना। अब तुम लोगों को या तो यार तुम गधा मजदूरी करो, यहां पर H पुट करो, C पुट करो, लैम्डा पुट करो, और फिर जूल्स में इतनी बड़ी कैलकुलेशन करो, या मेरी तरह आलसी बनो, मेंटोस जिंदगी जियो और एनर्जी निकालो पहले किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फॉर्मूला क्या होगा, 12400 अपॉन में लैम्डा, और लैम्डा किसमें रखूंगा, आर्मस्ट्रॉन्ग में। ये एक फोटोन की एनर्जी है तो n मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पहले एक फोटोन की एनर्जी निकाल लो, तो 12400 अपॉन में क्या रखा भाई तुमने, कितना, 4000, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। 4 से कितना जाएगा, 4 इंटू 3 और 31, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फोटोन का आया है, एक मोल का पूछा है। एक मोल कितना होगा, 6.02। एक मोल का मतलब कितना होता है, 6.02 10 की पावर 23। ये आंसर किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना, जूल्स में। अगर जूल्स में तुमको चाहिए तो 3.1 इंटू 6.02 इंटू 1.6, ये तो हो गया। अब 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और यहां पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 23। बेटा बहुत सुकून मिलेगा इसको सॉल्व करने में, बहुत सुकून मिलेगा। एग्जाम में डायरेक्टली देखोगे 6 या 18, और ये लगभग 2 के बराबर है, 18 2 36, तो जिसका आंसर 36 से कम आ रहा होगा ना, वो अपना आंसर होगा। बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये लेक्चर आप लोगों ने देखा, कुछ ग्रह कार्य आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते चलना, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 क्वेश्चन है बच्चों ये, 10, 11, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कोई और क्वेश्चन अगर आपका डाउट आता है तो उसको वहां रोकना नहीं है, अपने इस चैनल के अंदर जल्दी से ज्वाइन हो। ज्वाइन होने के बाद वहां पर जो भी तुमको लग रहा है कि हाँ यार सर ये स्ट्रगल आ रहा था, वहां पर कनेक्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो चैनल आप लोगों के सामने है, और जो भी आपको लगता है क्वेरी है वो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट्स में डालना कि सर इस वाले चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन जो था वो आंसर का मेरा ये आ गया, है ना, वो वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। तो सारी चीजें जो है इस वीडियो की कमेंट्स में डालना। जो जितना तुम कमेंट करोगे उतना हम लोगों को पता लगेगा कि यार कहां तुम लैग कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज यू आर ऑनलाइन स्टूडेंट, बट वी आर ट्रीटिंग यू एज आर ऑफलाइन स्टूडेंट्स। तो ऑफलाइन स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो बोलते बहुत है यार, वो अपनी बात, दिल की बात रखते हैं टीचर के सामने। तो कमरे के अंदर बंद होकर मत बैठो, अपने विचार कमेंट्स में डालो। वो कमेंट्स के आधार पर हम अपने आपके विचारों का कुछ ना कुछ सहयोग करके समाधान निकालेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा, बॉर्ड्स मॉडल पूरा, और टच करेंगे थोड़ा सा हाइजेनबर्ग, टाइम मिला तो। ओके, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।